नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी के बड़े ऐलान की, सिंघू बॉर्डर पर हुई घटना को लेकर बीजेपी पर उठते सवालों की, जानेंगे बीजेपी को लेकर क्या बोले अखिलेश यादव, सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को बाबुल सुप्रियो ने क्या दी चुनौती, बात करेंगे बीजेपी नेता के पोस्ट से बिहार में मचे सियासी घमासान की, चीन की भारत में घुसपैठ को लेकर ओवैसी के पीएम मोदी पर तंज की, और बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना काल में मोदी कैबिनेट के मंत्रियों की बढ़ी संपत्ति की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी के कुशीनगर में कल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी का होगा सबसे लंबा रनवे। 125 बौद्ध भिक्षुओं को लेकर श्रीलंका की पहली फ्लाइट लैंड करेगी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर बोले सीएम विप्लव देव, भारत के साथ संबंध खराब करने की रची जा रही है साजिश। सरकार के निर्देश पर रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को किया बंद। इससे पहले किया गया था भारतीय रेलवे वैकल्पिक ईंधन संगठन को बंद कराने का फैसला। शेयर बाजार में आई गिरावट, 50 अंकों की गिरावट के साथ 61,716 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 58 अंकों की गिरावट, 18,419 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पूरे देश की नजरें 3 महीने बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। सभी पार्टियों ने अपने एजेंडे पर काम तेज कर दिया है, लेकिन प्रचार से लेकर रणनीति बनाने में कांग्रेस इस बार सभी दलों से आगे निकलती दिखाई दे रही है। पार्टी जल्दी ही अपने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट तो फाइनल कर ही रही है, और इस लिस्ट में महिलाओं की क्या भागीदारी होगी ये भी आज यूपी कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी ने बता दिया। तो किन चेहरों पर कांग्रेस लगा सकती है दांव, देखिए रिपोर्ट। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव का मुकाबला दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है, जिससे दूसरी पार्टियों की नींद उड़ गई है। और अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक और बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पूरी बाजी को ही पलट सकती है। दरअसल प्रियंका गांधी ने कहा कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे। यह निर्णय उन सब महिलाओं के लिए है जो चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव आए, प्रदेश आगे बढ़े। यानी कांग्रेस का इस बार का चुनावी एजेंडा है महिलाओं का सम्मान और अधिकार, जिसके लिए कांग्रेस ने अपने नए नारे का भी ऐलान कर दिया, जिसके साथ कांग्रेस इस बार चुनावी मैदान में उतर रही है। कांग्रेस का यूपी चुनाव के लिए नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि आज प्रदेश में नफरत का बोलबाला है। प्रियंका ने महिलाओं से आह्वान किया और कहा कि राजनीति में आइए, आगे आइए, कांग्रेस का आवेदन खुला रहेगा, आप आगे आइए, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। उन्होंने आगे कहा कि यह एक शुरुआत है और आने वाले समय में यह प्रतिशत बढ़ सकता है। यूपी में बदलाव का सपना पूरा होगा, देश को विकास की ओर आगे ले जाना है। भागीदारी के लिए महिलाओं को आगे आना होगा, महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। मेरा फैसला यूपी की हर महिला के लिए है। प्रियंका ने कहा कि यह सोच समझ कर लिया गया निर्णय है, यह ऐतिहासिक फैसला है। यह फैसला सभी महिलाओं के लिए। कांग्रेस पूरी क्षमता के साथ सरकार से सड़क पर लड़ रही है। महिलाएं सेवा भाव से देश की तस्वीर बदल सकती हैं। प्रियंका ने कहा कि यूपी में हक मिलेगा तो केंद्र में भी मिलेगा। जो महिलाएं चुनाव लड़ना चाहती हैं वो आएं। राजनीति में बदलाव के लिए संघर्ष की जरूरत है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए टिकट में आरक्षण दिया जाएगा। अब प्रियंका के इस ऐलान से साफ है कि कांग्रेस इस बार महिलाओं को साथ लाने की कवायद कर रही है, जिससे यूपी की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। अभी तक यूपी में सभी पार्टियां ब्राह्मणों और दलितों के पीछे भाग रही थी, लेकिन कांग्रेस के इस दांव ने सभी पार्टियों की मुश्किल बढ़ा दी है। प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि यूपी चुनाव में कांग्रेस महिलाओं को 40% टिकट देगी। कांग्रेस के इस दाव ने सभी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खासकर योगी सरकार की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि बीजेपी की ओर से उत्तम प्रदेश का दावा किए जाने वाले यूपी में महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा घटनाएं होती हैं और इसमें यूपी 16वें नंबर पर है। अब इससे बीजेपी सरकार फंस गई है। वैसे सिंघू बॉर्डर पर हुई घटना में भी बीजेपी फंसती नजर आ रही है, क्योंकि निहंग प्रमुख के कुछ फोटो वायरल हो रहे हैं, जिसमें निहंग प्रमुख बीजेपी के नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। निहंग जत्थेबंदियों के प्रमुखों में शामिल बाबा अमन सिंह की बीजेपी नेताओं के साथ फोटो तेजी से वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में बाबा अमन सिंह बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। एक फोटो में बाबा अमन सिंह को सरोपा पहनाकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एक फोटो में वो नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठे दिख रहे हैं। फोटो में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और दूसरे बीजेपी नेता भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर जुलाई 2021 में कैलाश चौधरी के
की आवाज की है। इस फोटो को ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करने के साथ किसान मोर्चा ने कहा कि सिंघू बॉर्डर केस में नए तथ्यों के सामने आने से यह लग रहा है कि सरकार की बड़ी साजिश थी। साजिश इसलिए कि हमारा 3 कानून और एमएसपी से ध्यान हटाया जाए, पर हम अपनी मांगों पर कायम हैं। कृषि कानून रद्द हो, एमएसपी कानून बने। सिंघू बॉर्डर पर रची गई साजिश की परतें अब खुलने लगी हैं। दरअसल सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की जान निहंगों ने ली थी। आरोप में जिन 4 निहंगों सरबजीत सिंह, नारायण सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत पर लगे थे, सभी ने सरेंडर भी कर दिया है। ये चारों ही निहंग बाबा अमन सिंह की जत्थेबंदी से ही ताल्लुक रखते हैं और इनके सरेंडर के दौरान अमन सिंह खुद आगे रहे थे। अब इस फोटो के सामने आने के बाद निहंग और बीजेपी दोनों ही बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। एसकेएम नेता राजिंदर सिंह दीप सिंह वाला ने कहा कि बाबा अमन सिंह और भाजपा नेताओं के बीच हुई इस मीटिंग के बाद गंदी राजनीति की बू आ रही है। एसकेएम नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और बलवीर सिंह राजेवाल पहले ही कह चुके हैं कि सिंघू बॉर्डर पर घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर बेअदबी हुई है तो उसके सबूत भी सामने आने चाहिए। किसान नेताओं ने कहा कि वह निहंगों को सिंघू बॉर्डर से जाने के लिए कह चुके हैं, क्योंकि यह कोई धार्मिक मोर्चा नहीं है, यह किसानों का मोर्चा है। मगर निहंग जत्थेबंदियां उनकी बात नहीं मान रही। लेकिन अब बीजेपी नेताओं के साथ निहंग बाबा अमन सिंह का फोटो सामने आने के बाद निहंगों के लिए भी बॉर्डर पर रुकना मुश्किल होता दिख रहा है। निहंग प्रमुख बाबा अमन सिंह बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर हुई घटना के पीछे कोई साजिश हो सकती है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब बीजेपी मुश्किल में दिख रही है और उसकी ये मुश्किलें यूपी में कुछ ज्यादा ही बढ़ने वाली हैं। अखिलेश यादव तो बीजेपी के बंटवारे की भी बात कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी की हार तय है। जल्द ही यूपी बीजेपी में बड़ी बगावत देखने को मिलेगी। बीजेपी के कई विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। 100 से ज्यादा बीजेपी विधायक योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज हैं। ये दावे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हैं। अखिलेश का कहना है कि सपा 300 सीटें तो आसानी से जीत जाएगी, लेकिन हमारा टारगेट इस बार 400 सीटें जीतने का है और हम इसे हासिल भी कर लेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब 2 फाड़ होने वाली है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने ट्वीट किया, भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता अगले चुनाव में भाजपा की हार की जो बात खुलकर कर रहे हैं, वही बात गांव गलियों में भाजपा के कार्यकर्ता व समर्थक दबी जुबान में कर रहे हैं। भाजपा किसानों व जनता की नाराजगी से बचने के लिए पाले बदल रहे हैं। भाजपा 2 फाड़ के मुहाने पर खड़ी है। इससे पहले अखिलेश यादव ने कुशीनगर एयरपोर्ट को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा की सरकार में शुरू हुए कुशीनगर एयरपोर्ट के आरंभ होने से इस क्षेत्र में पर्यटन व आर्थिक गतिविधियों का बहुत बढ़ावा मिलेगा। भाजपा को सपा के जनहितकारी कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। सिर्फ सपा के कामों का उद्घाटन करने का कीर्तिमान नहीं बनाना चाहिए। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि यूपी बीजेपी में बड़ी बगावत देखने को मिलेगी। बीजेपी के कई विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। 100 से ज्यादा बीजेपी विधायक योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज हैं। सरकार के लोग ही सरकार से नाराज हो जाएं तो पार्टी की स्थिति कमजोर हो जाती है और दूसरी पार्टी मजबूत हो जाती है। बीजेपी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है पश्चिम बंगाल में, जहां बीजेपी सांसद ने अपनी पार्टी से नाराजगी के चलते पहले पार्टी छोड़ी और फिर पद से इस्तीफा भी दे दिया। बाबुल सुप्रियो अब पूरी तरह से बीजेपी मुक्त हो चुके हैं। बीजेपी को तो वो 31 अगस्त को ही छोड़ चुके थे, लेकिन लोकसभा में वो अभी तक सांसद बीजेपी के ही थे, क्योंकि उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। इसके पीछे बाबुल का तर्क था कि लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात का उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से वो सांसद पद से इस्तीफा नहीं दे पा रहे हैं। और जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनकी मुलाकात तय हुई, वो सीधा दिल्ली आ गए और सांसद पद से इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद बाबुल ने कहा कि मैंने बीजेपी से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और बीजेपी की टिकट पर ही सांसद के लिए चुना गया था। मैंने सोचा था कि अगर मैं पार्टी का हिस्सा नहीं हूं तो मुझे अपने लिए सीट नहीं रखनी चाहिए। मैं टीएमसी का सदस्य हूं, इसलिए मैंने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही बाबुल ने शुभेंदु अधिकारी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी कुछ समय पहले तक टीएमसी का हिस्सा थे। उन्हें अपने पिता और भाई को एमपी की सीटों से इस्तीफा देने की सलाह देनी चाहिए, क्योंकि वे अब टीएमसी का हिस्सा नहीं है। बाबुल ममता बनर्जी का भी गुणगान करते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने मन लगाकर काम करने को कहा है, अब मैं बंगाल के लिए काम करूंगा। दरअसल बाबुल मोदी मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने के बाद से बीजेपी से नाराज चल रहे थे। अगस्त में मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के समय बाबुल सुप्रियो से मंत्री के पद से इस्तीफा मांग लिया गया था। इसके बाद बाबुल ने अपनी फेसबुक पोस्ट में राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि वह किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे, लेकिन 18 सितंबर को उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली।
बाबुल सुप्रियो ने आज ओम बिरला से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। पश्चिम बंगाल में हो रहे दल बदल से बीजेपी कमजोर होती जा रही है। लोकसभा सांसद ने पार्टी छोड़ के ईमानदारी के साथ अपना पद भी छोड़ दिया, लेकिन बीजेपी नेता तो सदस्य ना होकर भी बिहार विधानसभा में घूम रहे हैं और बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष पर होने वाले कार्यक्रमों का जायजा ले रहे हैं। अब इसी बात पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर भड़क उठे हैं। बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है, जिसको लेकर बिहार में सियासी घमासान मच गया है। दरअसल संजय जायसवाल ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की और लिखा कि स्पीकर विजय कुमार सिन्हा और भीखूभाई दलसानिया के साथ बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष तैयारियों का जायजा लिया। उनके इसी पोस्ट ने बिहार में सियासी बवाल मचा दिया है और बिहार की नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को घेरा, तो वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट कर सवाल उठाए। आरजेडी ने कहा कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने नाक रगड़ कर रेंग रहे हैं। किसी ऐरे गहरे संघी और भाजपाई की क्या हैसियत कि वो बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह की तैयारियों का जायजा लें और निरीक्षण करें। नीतीश कुमार बताएं कि संजय जायसवाल और भीखूभाई दलसानिया किस हैसियत से तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए गए इस ट्वीट पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे काफी गंभीर मसला बताया। लालू यादव ने तल्ख लहजे में सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री किस क्षमता से बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ये दोनों तो इस सदन के सदस्य भी नहीं है। यह कोई संघ और बीजेपी का भवन है क्या? इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार पर तीखी टिप्पणी करते हुए सवालिया लहजे में कहा कि नीतीश कुमार क्या ये भवन भी संघ को गिरवी रखेंगे? आरजेडी की तरफ से उठाए गए इस मसले पर अभी बहस छिड़ना बाकी है, लेकिन संघ और बीजेपी की हर जगह हस्तक्षेप करने की आदत पुरानी है। बिहार से इतर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पिछले 1 महीने में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की घुसपैठ भी लद्दाख में बढ़ रही है। लेकिन मोदी सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है, जिस पर अब ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरा है। चीन और भारत के बीच हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों देशों में 13 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा शून्य रहा। चीन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अब चीन के इस रवैये पर पीएम मोदी चुप्पी साधे बैठे हैं, जिसके चलते वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। अब अपने एक संबोधन के दौरान ओवैसी ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी कभी भी 2 चीजों पर नहीं बोलते, एक है पेट्रोल डीजल की कीमतें और दूसरा लद्दाख में चीन की हरकत। ओवैसी ने कहा कि आज पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन पीएम मोदी इस पर कुछ नहीं बोलते और चीन हमारे मुल्क में घुसकर बैठ गया। उन्होंने आगे कहा कि जब पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पुलवामा अटैक किया तो मोदी ने कहा कि घर में घुसकर मारेंगे, हमने कहा कि मारो, लेकिन चीन हमारे घर में घुसकर बैठा है, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। उन्होंने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो चाय में चीनी भी नहीं डालते होंगे। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप में होने वाले इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर भी ओवैसी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि हमारी फौज के 9 बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान गंवाई और 24 तारीख को पाकिस्तान इंडिया का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मरे तो क्या अब आप T20 खेलेंगे? इसके अलावा उन्होंने IB और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में भारत के आम लोगों के साथ T20 खेल रहा है। बिहार के गरीब काम करने वालों की जान जा रही है, टारगेट किलिंग हो रही है। क्या कर रही है IB और अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? हथियार आ रहे हैं और आप क्या मैच खेलेंगे? पाकिस्तान की ओर से आतंकी आ रहे हैं, कौन सा सीज फायर आपने किया LOC पर? ऐसा सीज फायर किया है कि ड्रोन से हथियार आ रहे हैं। इसके अलावा कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को मोदी सरकार की नाकामी बताया। ओवैसी के इन बयानों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में हुई घटनाएं, चीन की भारत में घुसपैठ और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के चलते अब मोदी सरकार बुरी तरह घिर चुकी है। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार के अमीर होते मंत्रियों की। कोरोना काल के चलते देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, देश गरीब हो गया, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री अमीर हो रहे हैं। कोरोना काल के दौरान जहां देश के हालात बहुत खराब हुए, तो वहीं मोदी के मंत्रियों ने संपत्तियां खरीदी और ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर उनकी संपत्ति की घोषणा से हासिल हुई है। देखिए खास रिपोर्ट।
कोरोना काल का हवाला देते हुए सरकार ने महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया। लेकिन हैरानी की बात ये है कि जिस कोरोना काल में देश गरीब हुआ, मोदी सरकार के मंत्री अमीर हुए और उन्होंने संपत्तियां भी खरीदी। यानी ये कहा जा सकता है कि जनता की जेब पर महंगाई की मार देकर सरकार के मंत्री अपनी जेबें भर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन में 12 केंद्रीय मंत्रियों या उनके परिवारों ने प्रॉपर्टी खरीदी थी। मंत्रियों ने घर और जमीन दोनों में इन्वेस्ट किया। 78 सदस्यीय मंत्रिपरिषद में से वित्तीय वर्ष 2020-21 में संपत्ति की खरीद की घोषणा करने वालों में 3 कैबिनेट मंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और जहाज रानी और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और 9 राज्य मंत्री शामिल हैं। कुल मिलाकर 12 मंत्रियों ने पीएमओ की वेबसाइट पर अप्रैल 2020 से 21 संपत्ति खरीद की घोषणा की, जिसमें 7 कृषि भूमि शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ईरानी और 5 राज्य मंत्रियों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में संपत्ति खरीदी। 12 मंत्रियों के अलावा कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह और उनकी पत्नी ने इस अवधि के दौरान 2 संपत्तियों की बिक्री की सूचना दी, जो पिछले वित्तीय वर्ष में घोषित संपत्ति की लागत के लगभग 4 गुना और 6 गुना से ज्यादा थी। इन सभी मंत्रियों ने जगह जगह करोड़ों की जमीनें और फ्लैट खरीदे हैं। ये वो जानकारी है जो सार्वजनिक की गई है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी कैबिनेट में मंत्रियों के पास और कितनी संपत्ति होगी, जिसका जिक्र कहीं नहीं किया गया होगा। जहां एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है, जिसका जिक्र कर करके सरकार पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सब्जियां, लगभग सभी चीजों के दाम बढ़ा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के मंत्री अपने लिए संपत्तियां खरीद रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या सरकार जनता को और गरीब करके मंत्रियों को अमीर कर रही है? यानी विपक्ष के आरोप सही है कि सरकार सिर्फ अपने मंत्रियों और मित्रों की है, जनता की नहीं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।